स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले नॉस्ट्राडामस नाम के एक मशहूर फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस किए थे जिनकी सच्चाई कहीं ना कहीं हर सदी में सच साबित होती आई है। चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या हिटलर का राइज या फिर एटॉमिक बॉम्ब की तबाही। 1555 में लिखे गए नॉस्ट्राडामस के 4 लाइन प्रेडिक्शंस आज भी हिस्टोरियंस और एस्ट्रोलॉजर्स को हैरानी में डाल देते हैं। यहाँ तक कि उनकी किताब में आज चल रहे रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का भी जिक्र है और ये भविष्यवाणी की गई है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जल्द ही दुनिया को एक ग्रेट वॉर का सामना करना पड़ेगा। अब शायद आपको ये सब एक इंटरेस्टिंग मूवी प्लॉट जैसा लगे, लेकिन अगर हम नॉस्ट्राडामस की बात इग्नोर भी कर दें तो क्या हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स की बात भी इग्नोर कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, लीडिंग डिफेंस एक्सपर्ट माइकल ईओ हैनलन अपनी 2019 बुक द सेनकाकू पैराडॉक्स राइजिंग ग्रेट पावर वॉर और स्मॉल स्टेक्स में ये आर्ग्यू करते हैं कि दुनिया भर में चल रहे लोकल क्राइसिस एक फुल स्केल ग्रेट पावर वॉर को अंजाम दे सकते हैं। या फिर अटलांटिक काउंसिल के स्काउक्रॉफ्ट सेंटर फॉर स्ट्रैटेजी एंड सिक्योरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्रोइन को ही ले लीजिए, जो हाल ही में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिखे गए अपने आर्टिकल में ये दावा करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लगभग सारे मेजर थ्योरीज एक ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे भी अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह के टेंशन से दुनिया अभी जूझ रही है वो परसिस्टेंट नेचर की है, यानी ये टेम्पररी नहीं बल्कि लंबी चलने वाली है। और पॉपुलर ओपिनियन ये है कि इस टेंशन की जड़ ईस्ट और वेस्ट के बीच बढ़ता तनाव है, जिसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिलिट्री पावर, जो रशिया यूक्रेन वॉर की बदौलत और भी साफ हो गया है। ज्यादातर प्रेडिक्शंस के मुताबिक इस ग्रेट पावर वॉर का एपिसेंटर होगा इंडो पैसिफिक रीजन, जो करंट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और नए पावर गेम्स का एक नर्व सेंटर है। इस रीजन में इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे मेजर इकोनॉमीज लोकेटेड हैं और इसीलिए ये रीजन जियो इकोनॉमिकली काफी क्रूशियल है। तो आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतने सालों बाद आज फिर से दुनिया एक ग्रेट पावर वॉर की कगार पर आ खड़ी हुई है? आज के वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30 सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड में जब दुनिया ने न्यूक्लियर एज में कदम रखा, तब पॉपुलर बिलीफ ये थी कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स वॉर को इनकरेज करने के बजाय उन्हें डिस्करेज करेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब से हुए भयानक तबाही के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को एक डिटेरेंस की तरह सामने रखा गया। आर्गुमेंट ये था कि किसी भी कंट्री का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल दूसरी कंट्री के लिए उस पर अटैक करने के खिलाफ एक चेतावनी होगी। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका थ्रेट और भी पोटेंट होता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल पोजेस करने वाले नेशन रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला बोला, तब न्यूक्लियर डिटेरेंस को लेकर कई सवाल उठाए गए।
24 फरवरी को अपनी सेना को इन्वेजन का कमांड देते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि रशिया दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट्स में से एक है और इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होगी। इस लिस्ट में चाइना, पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया भी शामिल हैं। इन ऑथोरिटेरियन रेजिम्स के हाथों में ऐसी पावर उन्हें हाईली अनस्टेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया को ही ले लीजिए। हाल ही में उसने एक नए लॉ के तहत ये डिक्लेयर किया कि वो ऑफिशियली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक इस्तेमाल कर सकता है। ये लॉ उसके न्यूक्लियर स्टेटस को इरिवर्सिबल बनाती है, यानी डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स अब उस पर लागू नहीं होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फ्यूचर में कोई भी मेजर क्लैश ग्रेट पावर्स के बीच पहला बैलिस्टिक मिसाइल वॉर होगा। इस तरह का कोई भी एस्केलेशन यूएस लीडर्स पे रिटेलिएशन का काफी प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे एक ऑल आउट कन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पॉसिबिलिटीज के बावजूद भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के चलते शायद ऐसी नौबत ना आए, लेकिन इसे लेकर भी ऑब्जर्वर्स काफी पेसिमिस्टिक हैं। पर ऐसा क्यों है? दोस्तों, एक समय ऐसा था जब थर्ड वर्ल्ड वॉर से दुनिया को बचाने के लिए और इन जनरल भी ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। साथ ही आज जिस इंटरनेशनल ऑर्डर में हम जी रहे हैं वो यूएस और उसके अलाइज की लीडरशिप में क्रिएट किया गया था, जो मल्टीलेटरलिज्म, फ्री ट्रेड और कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स के द्वारा गाइडेड था, एटलीस्ट उनकी नजरों में। लेकिन आज कलेक्टिव सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के कमिटमेंट्स काफी हद तक डाइल्यूट होते नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया अमेरिका फर्स्ट का नारा लॉन्ग स्टैंडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के डिक्लाइन की निशानी है। ट्रंप के लीडरशिप में चाइना के साथ बिगड़ता ट्रेड वॉर आज भी करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑलरेडी यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट को लेकर मामला इतना बिगड़ गया था कि चाइना ने इस आइलैंड नेशन के चारों ओर अपने मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी थी। इसके अलावा रशिया और चाइना के गहरे संबंध की वजह से ये डर लगा रहता है कि चाइना कहीं ताइवान को इन्वेड न कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो रशिया यूक्रेन वॉर की ही तरह यूनाइटेड नेशंस इस मामले में भी कुछ नहीं कर पाएगा। सालों से क्रिटिक्स इस बात को उठाते आ रहे हैं कि कैसे यूएन के 5 परमानेंट मेंबर प्योर इम्प्यूनिटी के साथ सेल्फ इंटरेस्ट को एडवांस करते रहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की ये इनएफेक्टिवनेस आज और भी खटकती है, क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां मल्टीपल पावर सेंटर्स बन चुके हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबिलिटी एंड कोहेरेंस घटता नजर आ रहा है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये देख सकते हैं कि कैसे यूरोप में इसी मल्टीपोलैरिटी के चलते वर्ल्ड वॉर 1 का ऐलान हो गया था। दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक मेजर फैक्टर होता है। वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबल बनाने के लिए एक इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और यही इक्विलिब्रियम कंडीशन यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा इंश्योर होता है। पहले यूनिपोलैरिटी की बात करें तो जब दुनिया में एक ही हेजमन होता है तब दूसरे स्टेट्स उसके शैडो में रहते हैं, क्योंकि वो इस हेजमनिक पावर को चैलेंज करने की पोजीशन में होते ही नहीं है। कोई भी स्टेट ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे वो हेजमन का निशाना बने, इसलिए यूनिपोलैरिटी में सिक्योरिटी कंपटीशन मिनिमाइज हो जाता है। कोल्ड वॉर के बाद जब यूएसए सोल सुपर पावर बन के उभरा तब उसके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सके, जिससे लोकल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स और मेजर कंपटीशन को अवॉइड किया गया। वहीं अगर बाइपोलर वर्ल्ड की बात करें तो इसमें भी एक बैलेंस मेंटेन होता है, क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेट्स के बीच पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो या फिर टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री डिवाइसेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ऐसे ही 2 आर्म्ड कैंप्स में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। लगभग आधी सदी तक चलने वाला ये बाइपोलर सिस्टम 2 सुपर पावर्स के बीच एक इंटेंस पावर स्ट्रगल से डिफाइंड था, पर रिट्रेनिंग फैक्टर्स की वजह से ये सिर्फ कोल्ड वॉर तक ही लिमिटेड रहा। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर 1 इस बात की गवाही देती है। इस खौफनाक युद्ध के पीछे 5 यूरोपियन पावर्स थे: ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। वैसे तो इस वॉर के पहले इन ग्रेट पावर्स के बीच कई ट्रीटीज साइन की गई थी,
लेकिन ये अलायंसेस स्टेबिलिटी के बजाय कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गए। एक्सपर्ट्स के अनुसार करंट वर्ल्ड ऑर्डर में भी कुछ वर्ल्ड वॉर 1 जैसा ही लग रहा है। आज फिर से वही इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, जिसके बावजूद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर के रीजन्स में उभर रही हैं। यही नहीं, जैसे उन दिनों ओटोमन और ऑस्ट्रो हंगरी जैसे माइटी एम्पायर्स का फॉल ऑलमोस्ट इनविटेबल था, वैसे ही आज यूएसए और यूरोपियन पावर्स का डिक्लाइन काफी ऑब्वियस बन चुका है। आज यूएसए की इकोनॉमी कर्जे में डूबी हुई है, जिसका टोटल अमाउंट उसके जीडीपी को क्रॉस कर चुका है। उधर रशिया अपने वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी सप्लाई के तहत एक मेजर पावर बना हुआ है और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ उसे जल्द ही यूएसए से आगे पहुंचा देगी। और चाइना को टक्कर देते हुए इंडिया भी एक मेजर पावर बन के सामने आ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। वहीं गल्फ कंट्रीज भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज पजेस करते हैं, जो उन्हें वर्ल्ड अफेयर्स में काफी वेटेज प्रोवाइड करता है। ऐसे में प्री वर्ल्ड वॉर 1 की तरह म्यूचुअल सस्पिशन, हॉस्टिलिटी और बनते बिगड़ते अनस्टेबल अलायंसेस एक ग्रेट पावर के होने की संभावना बढ़ा देते हैं। दरअसल एक मल्टीपोलर सिस्टम की इंस्टेबिलिटी इस बात से आती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस द्वारा बिल्ड किया गया एशियन अलायंस का नेटवर्क कभी भी इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकता है। उधर चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान जैसे अलायंस के साथ सिचुएशन को और भी वॉलेटाइल बना सकता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट्स अपने ओपोनेंट के पावर को टेस्ट करने के लिए उन पे अटैक करते हैं। कुछ मामलों में ये चैलेंज पॉजिटिव साबित होता है, लेकिन अगर ओपोनेंट अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए लड़ने को तैयार हो जाए तो एक मेजर वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 को याद करें तो उस समय कुछ ऐसी ही सिचुएशन पैदा हुई थी। हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी एक तानाशाह ताकत बन के तेजी से बढ़ते हुए पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में परसेप्शन ये था कि जर्मनी और जापान जैसे एक्सिस पावर्स रोकना नामुमकिन था, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली उस ग्लोबल वॉर को जीतने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ऐसा ही आज रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के मामले में हुआ। पुतिन को लगा था कि वो यूक्रेन जैसे छोटे से पड़ोसी देश पे आक्रमण करके कुछ ही दिनों में उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा, लेकिन क्रिटिक्स के अनुसार ये पुतिन की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ऐसा ही मिसकैलकुलेशन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना कर सकता है। हिटलर की तरह शी भी अपने तानाशाही के जोर पे साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक और हांगकांग से लेकर हिमालय तक एक रैपिड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। जैसे आर्यन रेस एस्टैब्लिश करने के बुखार में हिटलर की जर्मनी यूरोप को बेचैन करती रही, कुछ वैसा ही आज चाइना मिडिल किंगडम यानी इंपीरियल चाइना के खोई हुई ग्लोरी को स्टैब्लिश करने में अपना जी जान लगा रहा है। उसका मानना है कि एक समय था जब ये मिडिल किंगडम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था, और इसीलिए आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना अपने आप को एक लीडिंग सुपर पावर साबित करना चाहता है। और इस जिद का नतीजा उतना ही भयानक हो सकता है जितना वर्ल्ड वॉर 2 के समय देखने को मिला था। इनफैक्ट 1962 सिनो इंडियन वॉर के पहले इंडिया ये सस्पेक्ट नहीं कर पाया था कि चाइना उस पर हमला करेगा, लेकिन चाइनीज परसेप्शन ये था कि तिब्बत में उसके रूल के खिलाफ इंडिया एक थ्रेट था, और इसी थ्रेट को खत्म करने के लिए चाइना ने लद्दाख में इन्वेड किया। इंडिया नेचुरली इस वॉर के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से चाइना के इस एग्रेसिव पोस्चर के पीछे यूएस का डाउटफुल पोजीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम। वैसे तो सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की चेतावनी देते आए हैं, लेकिन अभी तक तेहरान इनको एम्प्टी थ्रेट्स ही मान रहा है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, आज वही तालिबान सत्ता में आ चुकी है। वैसे तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इस वक्त आइसोलेशन फेस कर रहा है, लेकिन रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान जैसी कंट्रीज के सपोर्ट से वो इंटरनेशनली अपनी लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में शायद आपके मन में ये सवाल आए कि क्या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे बेस्ड इस लिबरल ऑर्डर को तोड़ना इतना आसान है? अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल सिस्टम इतना फ्रैक्चर्ड और पोलराइज्ड बन चुका है कि उसको शायद इकोनॉमिक कोऑपरेशन बचा ना पाए।
दोस्तों आज लिबरल स्कॉलर्स के मन में ये सवाल अक्सर आता रहता है कि क्या ट्रेड गुड रिलेशंस को इनकरेज कर रहा है या गुड रिलेशंस ट्रेड को। ये सच है कि इन दोनों स्टेट्स अपने दुश्मनों पे इकोनॉमिकली कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। अब यूरोप और अमेरिका के लिए रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस को ही ले लीजिए। पर यह भी सच है कि इस डिपेंडेंस के खिलाफ डीकपलिंग का प्रोसेस भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद मैकडॉनल्ड्स जैसे वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस रशिया से ओवरनाइट पलायन कर गए। यूएस, यूरोप और जापान के नए लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस चाइना के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उधर चाइना भी फ्री वर्ल्ड सिस्टम से अपने आप को अलग करने में लगा हुआ है। ऑलरेडी शी जिनपिंग ने चाइनीज फर्म्स को यूएसए के वॉल स्ट्रीट में रजिस्टर करने से मना कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि चाइना के साथ साथ बाकी देश अपने इकोनॉमीज को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जनरल ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन करता जा रहा है और इसके पीछे एक मेन वजह है इंटरनेशनल सिस्टम में चल रही इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस। इसी मामले में डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड भी उभर रहा है। डी डॉलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्लोबल कॉमर्स में डॉलर का प्रोमिनेंस या डोमिनेंस घट रहा है। यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद लगाए गए सैंक्शंस के चलते वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर्स में तनाव बढ़ता जा रहा है और इसकी झलक डी डॉलराइजेशन में देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल के फाइनल क्वार्टर में ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर का शेयर 59% से नीचे गिर गया था। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन सैंक्शंस को देखते हुए सऊदी अरेबिया जैसे देश अब डॉलर के बजाय चाइनीज ऑयल इंपोर्ट्स के लिए चाइनीज करेंसी युआन को कंसीडर कर रहे हैं। जिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ने डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच इतने सालों तक एक बैलेंस बनाए रखा था, वही आज धीरे धीरे इरोड होती नजर आ रही है। लेकिन अब तक तो हम प्राइमरीली स्टेट्स की बात कर रहे थे, पर शायद ग्रेट पावर वॉर के डिस्कशन में आज नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को डिस्कस ना करना बेवकूफी होगी। दोस्तों वॉर को जनरली दो कंट्रीज के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से जाना जाता है। अगर दो से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हों तो यूजुअली अलायंसेस बन जाते हैं, लेकिन ये पैटर्न सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बदलता चला गया। पिछले कुछ दशकों में नॉन स्टेट एक्टर्स के चलते अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई है। नॉन स्टेट एक्टर्स का मिलिट्री परफॉर्मेंस, यूज ऑफ टेरर और दूसरे इरेगुलर टैक्टिक्स को देखते हुए स्कॉलर्स वॉर के चेंजिंग नेचर के बारे में बात करने लगे हैं। अब 2014 में इस्लामिक स्टेट जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के राइज को ही देख लीजिए। अपने एसिमेट्रिक मिलिट्री टैक्टिक के बावजूद वो रेगुलर फोर्सेस को डिफीट करने में और टेरिटरीज को ऑक्युपाई करने में कामयाब हो गया। साथ ही 2011 से चल रहे सीरियन सिविल वॉर में कई रिबल ग्रुप्स उभर के आए, जिसमें से कई सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ लड़ने लगे और कई उसके खिलाफ। इनफैक्ट ये अब एक सिविल वॉर तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि रीजनल और वर्ल्ड पावर्स के बीच एक मल्टी साइडेड प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर ने हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा जैसे टेरर आउटफिट्स के साथ उसके लिंकेजेस को भी प्रोमिनेंट बना दिया है। ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि उनके हाथ में इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नई टेक्नोलॉजीज तबाही के नए मुकाम को अंजाम दे सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशंस, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज ग्लोबल इकोनॉमी, सोसाइटीज और बैटलफील्ड को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। इस सिनेरियो में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिलिट्री रिवॉल्यूशन और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच इंटरैक्शन ग्रेट पावर वॉर के थ्रेट को कई डिग्रीज तक हाइटन कर देता है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगला सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट शायद न्यूक्लियर वेपन्स के बिना ही हो जाए, और ऐसा वॉर सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है बल्कि बहुत जल्द होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस इस सवाल के ऊपर कि क्या एक ग्रेट पावर वॉर आने वाला है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। डिस्कस इंडियाज पॉसिबल रोल इन केस ऑफ एन अनअवॉइडेबल ग्रेट पावर वॉर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।